और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, जिस बात का डर था, आई लव वाली हेट स्टोरी पिछले कई दिनों से मैं आपको दिखा रहा था। जिस बात का डर था कहीं हंगामा ना हो जाए, और वही हो गया। एक तरफ आई लव मोहम्मद पर बवाल हो रहा था, कल से शुरू हो गया आई लव महादेव, और यह खत्म नहीं हुआ, यह और बढ़ गया है और दंगे का रूप ले लिया है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अब देखिए मुंबई की तस्वीर है, मुंबई से आई लव महादेव की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे। महिलाओं के हाथों में आप देख रहे हैं आई लव महादेव। मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको औरंगाबाद लिए चलता हूं, वहां भी अभी आई लव मोहम्मद ही चल रहा है, और कहां हिंसा शुरू हो गई। ये देखिए, और इसके जवाब में आई लव महादेव। गरबा हो रहा है, वहां भी आई लव महादेव के पोस्टर लगे हुए हैं। और असर यह हुआ है कि गलियों, सड़कों और चौराहों पर पोस्टर लग गए। एक तरफ आई लव मोहम्मद और एक तरफ आई लव महादेव के पोस्टर लगे हैं। ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें। ये देखिए, फ्लाईओवर के ऊपर, सड़कों पर लगा है। कानपुर से इस तरह की तस्वीरें आई, मुंबई से तस्वीरें आई। आई लव महादेव के पोस्टर मुंबई में चस्पा कर दिए गए। और इससे देखिए हुआ क्या कि गुजरात में गरबा चल रहा था, गुजरात में गरबा हो रहा था, और उस दौरान हमला हो गया। कुछ लोगों ने हमला किया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि गांधीनगर में गुजरात के नारेबाजी शुरू हुई पहले, और यह नारेबाजी ने आगजनी की शक्ल ले ली। और देखिए उसके बाद फौरन शुरू हो गई पत्थरबाजी। लोगों ने पत्थर उठा लिए और एक दूसरे पर पत्थर चलाने लगे। जमकर पत्थरबाजी हुई। गांधीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे इसने हिंसा का रूप ले लिया। पत्थरबाजी के बाद देखिए आगजनी शुरू हुई। ढूंढ ढूंढ के दुकानों में आग लगा दी गई, दुकानें फूंक दी गई हैं, लोगों को भारी नुकसान हुआ। सिर्फ दुकानों में आग लगाई, दुकानें चुन चुन कर लूटी गई। ये देखिए सीसीटीवी कैमरा है दुकान का। दुकान के अंदर उपद्रवी घुसे, शटर तोड़ा है और उसके बाद अंदर लूट शुरू की। ये आप देख रहे हैं लड़कों को जो उपद्रवी पहुंचे हैं, दुकान का शटर तोड़ा है, सब सीसीटीवी में कैद हो रहा है। और उसके बाद उसके काउंटर तक पहुंचे हैं और दुकान के अंदर घुसे, फिर दुकानें फूंक दी। और एक दुकान नहीं,
ऐसी बहुत सी दुकानें, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लव के नाम पर जो प्रदर्शन शुरू हुआ वो हेट, नफरत, हिंसा और आगजनी में बदल गया। हमें आपको ये देखना चाहिए इसकी जड़ में कौन है, और बीजेपी के लोगों को भी हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लोगों को गाना दे करके जो लोग बवाल कर रहे हैं प्रदेश में, उनका ऐसा इलाज होगा कि 7 पुश्तें याद करेंगी। एक समुदाय के लोग कुछ भी करें, दूसरे समुदाय के लोग कुछ करें तो उनपे लाठी चलेगी, उनको जेल भेज दिया जाएगा। बेवजह उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार बख्शेगी नहीं। महादेव को मानते हो, ये मोहम्मद को मानते हैं, इन्होंने मोहम्मद लिख दिया, आई लव मोहम्मद, तो इसलिए आपने लिख दिया। ये क्या बात हुई? मैं अपने मुस्लिम समाज के भाइयों के लिए जो उन पर जुल्म हो रहा है उनके लिए जेल जाने को तैयार हूँ। आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव के नाम पर गुजरात में गदर मच गया। आग लगी है, पत्थर चल रहे हैं, दुकानें तोड़ दी गई, गाड़ियां फोड़ दी गई, बवाल मचा है। ये जो तस्वीर है वो तस्वीर में दिखा सकता हूँ कि आमने सामने की लड़ाई में ये जो पूरा मलबा है वो जला दिया गया, कहीं दुकानों है वो जला दी गई। क्या हिंसक भीड़ का टारगेट गरबा था? क्योंकि जहां लाखों लोग नवरात्रि में डांडिया करते हैं, उसी गुजरात की राजधानी को सुलगाने का षड्यंत्र रचा गया था। ऐसी घटना 2002 में जो गोधरा कांड हुआ उसमें भी नहीं हुआ था और कल हो चुकी है। बवाल का एपिसेंटर गरबा पंडाल था, जहां दंगाई भीड़ सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा थी। और आइए अब आपको बताऊं ये पूरा बवाल कैसे शुरू हुआ, क्यों आगजनी हुई। गांधीनगर में बहुत बड़ा प्लान था, चश्मदीद ये भी कह रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में गरबा के दौरान हिंसा भड़की, मुसलमानों की भीड़ पर हिंदू इलाके में हमले का आरोप है। बताया जा रहा आई लव मोहम्मद कैंपेन से कुछ हिंदू नाराज थे। एसके पटेल नाम के शख्स ने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, लिखा सभी को आई लव महादेव का स्टेटस लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल मुस्लिम आई लव मोहम्मद का स्टेटस लगा रहे हैं। उनका विरोध करने के लिए हमें महादेव का स्टेटस लगाना चाहिए। जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ तो इलाके के कुछ मुसलमान भड़क गए। पुलिस के मुताबिक स्टेटस को देखकर भीड़ इकट्ठा हुई, फिर एक साथ जाकर लोगों ने हिंदू इलाके में धावा बोला। गरबा और देवी पूजा चल रही थी, उसी पंडाल के पास पत्थरबाजी की गई। मुसलमानों की भीड़ ने पथराव के साथ दुकानों में आग लगाई। इससे हिंदू पक्ष भी आग बबूला हो गया और पथराव करने लगा। इसके बाद हिंसा भड़क उठी और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची है, बवाल को रुकवाने की कोशिश की। गांधीनगर पुलिस ने 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिंसा वाले इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। भारी फोर्स की तैनाती के साथ पुलिस वाले लगातार गश्त कर रहे हैं। लेकिन आप जानकर ताज्जुब करेंगे, जो चश्मदीद है वो चश्मदीद कह रहा है कि कल बड़े दंगे की साजिश थी, गोधरा जैसे दंगे की साजिश थी। चश्मदीद को सुनिए। कल रात को जो भी घटना हुई बहुत खराब घटना हुई। ऐसी घटना 2002 में जो गोधरा कांड हुआ उसमें भी नहीं हुआ था। ये 3-4 दिन से प्री प्लानिंग से ही चल रहा होगा उनका। जो रास्ते में जो भी दुकान हिंदू की आती है वो जलाना शुरू कर दिया, और जो भी उनसे बनता है नुकसान किया। पूरा इंडिया में ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद पोस्ट और आई लव महादेव पोस्ट, ऐसा ट्रेंड चल रहा है। उसी वजह से उनको नहीं पसंद आया होगा तो कर रहे थे आई लव मोहम्मद नारेबाजी और आके पत्थरबाजी कर दिए। और कितने लोग थे? करीबन 500 से ज्यादा ही होगा। और पुलिस की जो 5-6 गाड़ी है उसको भी तोड़ डाला और हमारी 15-1 गाड़ी को भी तोड़ डाला। 2 ग्रुप्स के बीच में एक पत्थरबाजी का बनाव बना था, जिसका मेन कारण सोशल मीडिया पोस्ट था। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला, पुलिस तुरंत ज्यादा से ज्यादा नंबर में स्थान पे पहुंच गई और पूरी स्थिति को काबू करने में आ गया है। अभी तक टोटल 60 से ज्यादा लोगों को राउंड अप किया गया है और बाकी के तपास अभी जारी। 4 जितनी दुकानों में आग चमकी की घटना बनी है और अराउंड 4 से 5 गाड़ियों में को भी नुकसान है।
अब भाई आपको बताऊं इस वक्त हालात क्या है। जब पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, क्योंकि पुलिस को इल्म था कि हालात ऐसे बन रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस की जीप पहुंची। उसके बाद पुलिस ने इलाके में पेट्रोलिंग शुरू की। लोगों को भरोसा हो कि सब लोग सुरक्षित और महफूज हैं, इसलिए पेट्रोलिंग की और सुरक्षा बढ़ाई इलाके में पुलिस ने। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, पेट्रोलिंग की तस्वीरें हैं और पुलिस लगातार आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, गिरफ्तारियां हो गई हैं। 60 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक निशानदेही और चश्मदीदों के जरिए पुलिस ने पहचान की है। ये आप देख रहे हैं, वैन में इन सबको कोर्ट ले जाया गया। ये वो लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन कहा जा रहा है गोधरा जैसी साजिश थी। गुजरात में किसी बड़े बवाल की साजिश रची जा रही थी, क्योंकि आरोपी के मुताबिक गांधीनगर में दंगे का प्लान था। आरोप ये लगे हैं, बताया जा रहा है कि जब मुस्लिम भीड़ ने हमला किया उस वक्त लाइट्स ऑफ कर दी गई गांधीनगर की, मतलब हिंसा और पथराव के दौरान अंधेरा हो गया था। आरोप है कि बिजली को जानबूझकर काटा गया है और ताकि अंधेरे में उपद्रव और हिंसा ज्यादा भड़क जाए। अंधेरे का फायदा उठाकर और भी बवाल की तैयारी थी। पत्थरबाज जानते थे कि अंधेरे में उनका चेहरा नहीं दिखेगा, इससे वो हिंसा भी कर लेंगे और पहचान भी उजागर नहीं होगी, इसलिए बिजली काट दी। अगर मैंने आपको शुरू की जो पहली तस्वीर दिखाई थी जिसमें नारेबाजी हो रही थी, उसमें आपने देखा बिजली नहीं थी कहीं। बिजली सप्लाई काटने के बाद बवाल की तस्वीरें सामने आई, जिनमें भीड़ अंधेरे में नारेबाजी और पथराव करती दिख रही। जिस जगह हिंसा बवाल हुआ वहां 70% आबादी मुस्लिम बताई जाती है। जिस जगह हिंदुओं की आबादी करीब 25% से ज्यादा, उस जगह पर एक शख्स ने दावा किया कि गांधीनगर में गोधरा जैसे दंगे की साजिश थी। 2002 में गोधरा में खतरनाक प्लान का दावा था। जो 2002 में दंगा हुआ, वैसे ही प्लान का दावा यहां भी किया गया। यह थी तैयारी। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव पर जो बवाल हो रहा है, उस पर दोनों पक्षों को सुनिए कि यह कैसे हिंसा का शक्ल ले रहा है और जो लव है वो हेट में बदल रहा है। लोग क्या कह रहे हैं? बाहर का एजेंडा लेकर कोई यहाँ आ रहा है तो देवा बाबू की सरकार में चलेगा नहीं। जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। ये पहली चेतावनी है। तो टोटल बंद कर दिया योगी जी ने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नहीं चलने वाला। पहली बार ऐसा हुआ है, तभी तो ये आवाज उठी है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो है ये आवाज उठ रही है कि आई लव मोहम्मद जो है, नबी से मोहब्बत करना हमारा ईमानी तकाजा है, ईमानी फर्ज है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। हम तो आई लव महादेव लिख रहे हैं ना, हम किसी का अपोजिट पे लिख रहे हैं क्या? हम किसी को गाली दे रहे क्या बैनर पे? नहीं ना, हम तो अपनी बात है, अपनी बात बोल रहे हैं कि हम क्यों नहीं प्रचार करें? अगर वो प्रचार करें तो हम क्यों नहीं करेंगे प्रचार? वन साइड प्रचार चलेगा क्या? मुसलमान और नबी की बात आती है तो इसमें कोई राजनेता नहीं है, सब नबी के गुलाम है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो। जो प्रोटेस्ट किया उसकी परमिशन लेके निकालना चाहिए था, तो ये दिन हमारे समाज को देखना ना पड़ता। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है वो बनी रहती की बुनियाद पर उनको पकड़ा गया है। दूसरी बात यह है कि आप अपने धर्म को फॉलो करें, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। जो हमारे धर्म के लोगों को जो पकड़ा गया है, किस वजह से पकड़ा गया है? आप भी कोई भी अपना बैनर लगाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। चाहे आई लव महावीर लगाइए, जो भी लगाना हो आपको लगाइए। सनातन की परंपरा रही है, सभी को सद्भाव, सभी को प्रेम से रहना चाहिए। कुछ बाहरी तथ्य हैं, जो शक्तियां हैं, अराजक तत्व हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ये तरक्की करे या आगे बढ़े, तो कुछ इसमें साजिश है जो नई युवा पीढ़ी को भड़काने का काम करती है। के मुसलमानों के, सैयदनगर के मुसलमानों जाति हुई है, तो आप अपने अपने जिले, अपने अपने स्टेट से एक मुकदमा कायम कीजिए उन जाति करने वालों के खिलाफ और उस दरोगा के खिलाफ जितने गलत FIR। तो आपने सुन लिया दोनों पक्षों को, और बहुत से लोगों को अभी यह नहीं पता है कि इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो कानपुर से बवाल शुरू हुआ था उस मामले में। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
आज की एक और बड़ी खबर है डर्टी चैट के स्वामी। आपको कल बाबा के बारे में बताया था, बाबा के ऊपर संगीन आरोप लगे, 17 लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए और ये वही बाबा का आश्रम है। इस आश्रम तक पुलिस पहुंच गई लेकिन बाबा फरार है। बाबा कहां है, तस्वीर अगली दिखाऊं मैं आपको। कल बाबा के घर से एक गाड़ी मिली थी, वॉल्वो कार, 50-60 लाख रुपए कीमत है इस गाड़ी की। गाड़ी पुलिस ने बरामद की। आज एक और बड़ी गाड़ी मिल गई है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं दूसरी बड़ी गाड़ी की। यह है BMW। यह BMW गाड़ी भी बाबा के आश्रम से बरामद हुई है और पुलिस ने इसे जब्त किया। तो बाबा का रहस्य लोक जो है वो खुल गया है और एक एक कर बाबा का सारा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने आ रहा है। आलीशान कारों का काफिला, महलनुमा आश्रम और अब पुलिस की छापेमारी। यह बाबा चैतन्यानंद का रहस्य लोक है। दिल्ली के जिस आश्रम से मैनेजमेंट की पढ़ाई का दावा किया जाता था, उसका सच सामने आया तो पुलिस और एजेंसियां भी चौंक उठी। आरोप लगे हैं कि चैतन्यानंद डर्टी चैट का स्वामी है, यानी संस्थान की आड़ में वो लड़कियों के शोषण और अश्लीलता का जाल फैला रहा था। इस काम में बाबा की मदद कर रही थी लेडी गैंग, लेकिन इस आश्रम से वो कैसे डर्टी गेम चला रहा था, उसके रहस्य की कई परतें अभी खुलना बाकी हैं। और आइए अब आपको मिलवाने जा रहा हूं डर्टी चैट के स्वामी से। क्या चैट कर रहा था लड़कियों से, देखिए आप। वो चैट सामने आया है। जो पढ़ रही थी बच्चियां, उन्हें मैसेज कर रहा था व्हाट्सएप पे, बेबी आई लव यू, आई एडोर यू। ये सब बाबा कर रहा था। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारे घुंघरेले बाल मुझे बहुत पसंद है, बेबी तुम मेरे कमरे में आ जाओ। ये सब बाबा मैसेज कर रहा था। मैं तुम्हें विदेश ले चलूंगा, तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना होगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा। यह उस स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद की हैरान कर देने वाली डर्टी चैट है, जो वो अपने ही आश्रम वाले संस्थान की छात्राओं से कर रहा था। खुलासा तब हुआ जब कई छात्राओं ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं। तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, बाबा संस्थान के अध्यक्ष पद का इस्तेमाल शोषण के लिए करता था। FIR के मुताबिक वो छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजता था, उनसे देर रात गंदी बातें करता था, कमरे में बुलाकर जबरन उन्हें छूता था। जांच में सामने आया कि इस खेल में अकेला बाबा नहीं था, बाकायदा कुछ महिला स्टाफ और 3 वार्डन लेडी गैंग की तरह काम कर रही थीं। कभी डराकर, कभी बहला फुसलाकर छात्राओं को बाबा तक पहुंचाती। होली पर लड़कियों को लाइन में खड़े करके बाबा रंग लगाने को कहती थी बाबा को। अक्सर रात में छात्राओं को जबरन बाबा के साथ ऋषिकेश भेजती थी। फिर उनके मोबाइल से बाबा के मैसेज डिलीट करने का काम करती थी। उन्हें डर रहता था कि कोई शिकायत ना कर दे, इसलिए सबूत मिटाती थी। यानी बाबा ने 3 वार्डन को लगा रखा था कि जो रात को चैट करूंगा सुबह तुम डिलीट करोगी। पता चला है कि कई छात्राओं से माफी के मेल भी लिखवाए गए थे। पुलिस ने तीनों वार्डन के बयान दर्ज किए हैं और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली है। इस मामले में संस्थान से मिले हार्ड डिस्क और सबूत फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अब तक यह एक्शन लिया है पुलिस ने। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। गलत काम हो रहे थे। ये है पहले इसकी कोई जनरल सेक्रेटरी होती थी यहाँ, और वो रहती थी C9 बसंत कुंज में, तो वो बना रखी थी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी। उसके हस्बैंड को पता लगा कि यार मेरी बीवी कुछ गलत हो रहा है। उसने कहा तू नौकरी छोड़ दे। वो चुंगल में आ गई, नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसकी तनख्वाह बढ़ा दी 2.5 लाख रुपए पर मंथ, जो कि पहले मिलते थे उसको 50-60 हजार। फिर भी शिकायतें यहाँ मिलती रहती थी, हम सुनते थे। किस तरह की शिकायतें थी? भाई यही लड़कियों वाला केस। गाड़ियाँ तो यही, पहले तो मेरे ख्याल फॉर्च्यूनर थी, उस पर अप्लाई 4 लिख के चलता था और सफेद कपड़े पहनता था। लेकिन ये तो बाबा अब देखा है लाल चोले में जब फोटो में आया है, नहीं ये तो सफेद पहनता था। जो ये स्वामी जी अपने आप को बोलते थे, उनसे लोग डरते थे। उनके स्वभाव से उनका जो आचरण था वो मतलब बहुत गंदा था उस टाइम भी। तो लोग सहमे मतलब दिखते थे यहाँ से, जो भी हम देखते थे आसपास में। कभी हम उनसे बात, क्योंकि यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी हाई रहती है, तो यहाँ पे बंदा ऐसा लगता था डर के मारे कुछ बात नहीं कर पाता था। अब सवाल यह है, बाबा का कच्चा चिट्ठा तो खुल गया, लेकिन बाबा कहां है?
बाबा को पुलिस ढूंढ रही है। आज बाबा के आश्रम पहुंची है पुलिस। दिल्ली पुलिस को आप देख रहे हैं आश्रम के अंदर गई है। यही आश्रम है, आश्रम में ही इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में ही बच्चियां पढ़ रही थी। लेकिन बाबा फरार है। बाबा कहां है? पुलिस उन राज्यों में तलाश करने की तैयारी कर रही है। देखिए बाबा कहां कहां हो सकता है। यह हिंदुस्तान का नक्शा है, बताया जा रहा है कई अलग अलग राज्यों में भाग सकता है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, या फिर बाबा नेपाल भी भाग सकता है, यह भी दावा किया जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि आखिर बाबा कहां गया है, कहां फरार हुआ और पुलिस कैसे उसे तलाश रही और क्यों नहीं वो पकड़ में आता है? इसके पीछे भी वजह है, आपको बताऊं। दरअसल दिल्ली पुलिस की कई टीमें बाबा चैतन्यानंद की तलाश में हैं। वो इच्छाधारी की तरह कभी संत, कभी लेखक, कभी बाबा बन जाता है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने पकड़ने के लिए इच्छाधारी बाबा को ढूंढने के लिए ऑपरेशन इच्छाधारी चलाया है। लेकिन डर्टी चैट वाला बाबा पुलिस एजेंसियों को भटकाने में लगा हुआ है। खबर है कि चकमा देने के लिए वो बार बार अपना भेज बदल रहा है, मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिससे बाबा चैतन्यानंद का कोई सुराग और पकड़े जाने का खतरा ना हो। पुलिस ने बाबा के नाम पर एक लुकआउट नोटिस जारी किया है, लेकिन शक यह है कि कहीं फर्जी पहचान से विदेश ना भाग जाए। और यह आलीशान गाड़ियों का जो आप जखीरा देख रहे हैं बाबा की, दिल्ली में बाबा के आश्रम से कई आलीशान कार जब्त हुई। पहले लाल रंग की वॉल्वो कार मिली, इस पर यूएन की फर्जी नंबर प्लेट थी। इस आलीशान कार की कीमत 50 से 60 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने बाबा के आश्रम से एक BMW कार जब्त की है, यह है वो BMW। इस लग्जरी कार की कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। 2025 में इसी कार से पीड़ित लड़कियों को ऋषिकेश ले गया और आरोप है कि गाड़ी में उसने छेड़खानी की कोशिश की। पीड़ितों का आरोप है कि बाबा हमेशा लग्जरी गाड़ियों से चलता था। पुलिस बाबा की कई गाड़ियों की तलाश कर रही है, जिससे बाबा और उसके डर्टी गेम का खुलासा हो सके। अब पुलिस ढूंढ रही है, सुनिए जरा साउथ दिल्ली की डीसीपी क्या कह रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और बाबा को ट्रेस करने का फुल एफर्ट कर रही है दिल्ली पुलिस, और दक्षिण पश्चिमी जिला भी पूरा प्रयास कर रही है कि अक्यूज को जल्द से जल्द नैप कर लिया जाए। अभी जो विक्टिम्स हैं उनके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन इज प्रोसीडिंग एज पर लॉ। अब देखिए बाबा के कई रूप हैं। एक ये बाबा आप देख रहे हैं सूट बूट वाला, लेकिन ये सूट बूट वाला बाबा कैसे भगवा कपड़े वाला बाबा बन गया। ओडिशा का रहने वाला पार्थसारथी कैसे चैतन्यानंद बन गया। पुलिस और एजेंसियां इस रहस्य को सुलझाने में लगी हैं। जो बाबा चैतन्यानंद अब अपराधी की तरह बचता भाग रहा है, वो शिकागो यूनिवर्सिटी से MBA और PhD करने का दावा करता है। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से 10 छात्रों ने अर्थशास्त्र का नोबेल जीता है। विदेश की दूसरी 7 यूनिवर्सिटी से D.Litt का दावा करता है। चैतन्यानंद खुद को फिलोसोफर, राइटर, प्रोफेसर बताता रहा है। 28 किताबें और 143 रिसर्च पेपर लिखने का भी इसने दावा किया है। चैतन्यानंद खुद के आध्यात्मिक गुरु होने का भी दावा करता है। चैतन्यानंद दिल्ली में जिस इंस्टीट्यूट का प्रमुख था उसी में रहता था। बाबा के आश्रम में कई कमरे हैं, कुछ गुप्त कमरे होने का भी शक है। पता किया जा रहा है कि क्या उसने आश्रम में तहखाना भी बना रखा है। आरोप है कि बाबा ने अपनी पूर्व सेक्रेटरी को भी जाल में फंसाया था। जब उसके पति ने विरोध किया तो चोरी के केस में फंसाने की कोशिश की गई। आसपास के लोग कहते हैं बाबा शुरू में एक आम टीचर और बाबा की तरह था, लेकिन अचानक रसूख दिखाने लगा, महंगी महंगी गाड़ियों में चलने लगा, आश्रम के गेट पर बाउंसर्स की फौज लगा दी ताकि कोई अंदर ना जा सके। यह है बाबा का रहस्य लोक। आपको लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर उस रहस्य लोक के अड्डे तक पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। बाबा के आश्रम के अंदर एक BMW कार खड़ी है, जिसको जब्त करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की BMW गाड़ी को जब्त कर लिया है। आप देख सकते हैं ये वही BMW गाड़ी है जो दिल्ली पुलिस बाबा के आश्रम से जब्त करके लाई है। इस गाड़ी का नंबर देखिए 0003 DL4CC A 0003, यानी कि VIP नंबर है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक
जो पीड़ित लड़कियों ने एफआईआर कराई है उस एफआईआर में कहा है कि मार्च 2025 में बाबा इसी गाड़ी से कुछ लड़कियों को लेकर ऋषिकेश गया था और आरोप यह है कि गाड़ी के अंदर ही उसने लड़कियों से छेड़खानी करने की कोशिश की। इसके साथ ही लड़कियों को कई अश्लील मैसेज भी भेजे और गाड़ी में बाबा के साथ वो वार्डन भी थी जो लगातार बाबा का साथ दे रही थी, यानी कि बाबा के कहने पर लड़कियों को धमकाती थी, उनको डराती थी। ऐसे कई बाबाओं की कहानी आपने पहले भी सुनी होगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कैसे और क्यों थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान। भारत ने आज ट्रेन से मिसाइल लॉन्च कर दी है, ट्रेन से। तस्वीर देखिए जरा, इस तरह की तस्वीर पहली बार देखी होगी कि ट्रेन से अग्नि मिसाइल लॉन्च कर दी गई। ट्रेन से लॉन्च हुई है। देख रहे हैं ट्रेन खड़ी है और ट्रेन से मिसाइल लॉन्च हो रही है। ये अपने आप में भारत की ताकत दिखाता है। मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर ट्रेन से मिसाइल क्यों लॉन्च की गई, इसके पीछे वजह क्या है और यह कितनी बड़ी कामयाबी है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा भारत ने ड्रोन से भी मिसाइल लॉन्च की थी कुछ वक्त पहले। यह बताता है कि भारत की सैन्य क्षमता बढ़ रही है और सैन्य तकनीक भी बढ़ रही है साथ साथ। ये आप देख रहे हैं ड्रोन है और इस ड्रोन से ये देखिए मिसाइल लॉन्च की गई। तो ड्रोन से मिसाइल लॉन्च और ट्रेन से मिसाइल लॉन्च। तो अब आपको बताऊं कि आखिर ट्रेन से, ये देखिए ट्रेन आ गई, ट्रेन से लॉन्च हो रही है मिसाइल। भारत ने पहली बार ट्रेन से मिसाइल का टेस्ट किया है और ट्रेन में लगे लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया। पहले यह टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया है। भारत से पहले चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया यह परीक्षण कर चुके हैं। दावा यह है कि अमेरिका भी ऐसा टेस्ट कर चुका है, लेकिन उसने पुष्टि नहीं की है। अब सवाल यह है कि ऐसा टेस्ट क्यों किया जाता है। दरअसल यह मिसाइल लॉन्चिंग का सबसे आधुनिक तरीका है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत आसानी होती है। इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है और दुश्मन को चकमा देने के लिए कई डमी कंटेनर ट्रेन में लगा दिए जाते हैं। उसे नहीं पता चलेगा कि मिसाइल किस कंटेनर में। इससे दुश्मन के हमले में भी मिसाइल को सुरक्षित रखा जा सकता है। भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क मौजूद है और पहाड़ों से जंगल और मैदान तक 70,000 किलोमीटर की रेल लाइन बिछी हुई है। अब इतने बड़े रेलवे ट्रैक नेटवर्क पर मिसाइल लॉन्च की जा सकती है और दुश्मन को छकाया जा सकता है। इसका फायदा यह है कि सेना रेल सुरंगों में मिसाइल छिपा सकती है। जैसे आप सुरंग देख रहे हैं, इन सुरंगों में मिसाइल छिपा दी जाएगी और ढूंढना मुश्किल होगा। रेलवे ट्रेन से मिसाइल की लॉन्चिंग का समय भी काफी कम होता है। साथ ही कंटेनर में पैक रहने में से बार बार मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं होती है। यह खासियत है। अब अग्नि के बारे में आपको बताऊं, परीक्षण में शामिल अग्नि प्राइम मिसाइल आधुनिक और बहुत ताकतवर है। इस मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर के आसपास है। यह मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर हमला करने में सक्षम है और साथ ही इसमें अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने की भी क्षमता है। यानी भारत रेलवे नेटवर्क के जरिए दुश्मन पर परमाणु अटैक भी कर सकता है। यह अग्नि सीरीज की दूसरी मिसाइलों से हल्की मिसाइल मानी जाती है और सुबह, शाम और रात किसी भी समय यह मिसाइल हमला करने में सक्षम है। अब आपको बताऊं कि जो मिसाइल का टेस्ट किया गया, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। दुश्मन के कौन कौन से ठिकाने तक पहुंचने की ताकत रखती है यह मिसाइल? दुश्मन कौन है?
बताने की जरूरत नहीं। पड़ोस में देखिए, भारत से मिसाइल लॉन्च की जाएगी तो पाकिस्तान में लाहौर, फैसलाबाद, क्वेटा, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, ये सारे मुख्य शहर टारगेट पर होंगे, इस रेंज में होंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट ए.के. सिवात साहब क्या कह रहे हैं। अभी जो प्राइम अग्नि का एक प्रकार से टेस्ट किया है, ये इसलिए ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि ये मूविंग प्लेटफॉर्म जो है जमीन से, उस पे से फायर हो सकता है। इसका जो टारगेट को हिट करने की काबिलियत और क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सटीक है, और इसके ऊपर काउंटर हमला करना आसान नहीं है, जल्दी से ये फायर किया जा सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये फोर्स मल्टीप्लायर है और गेम चेंजर है, और भारत की जो अग्नि फायर करने की काबिलियत और क्षमता है उसके अंदर और भी बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए जरा, एक तरफ पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो साजिशें करता रहा वो साजिशकर्ताओं को पकड़ने की भी तैयारी है। पहलगाम में हमला हुआ, पहलगाम में हमले में 26 बेगुनाहों की जान गई थी। इस हमले में जो साजिशकर्ता और मददगार आतंकियों का शामिल था उसे गिरफ्तार किया गया। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये यूसुफ कटारिया नाम है इसका। यूसुफ कटारिया की गिरफ्तारी हुई और आरोप यह है कि जो आतंकी आए पहलगाम में उनकी मदद कर रहा था ये। तो आपको बताऊं कटारिया पर आरोप क्या है और पुलिस ने कैसे और कहां से उसकी गिरफ्तारी की है। पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने 3 आतंकी ढेर किए थे और इन आतंकियों से हथियार, उपकरण समेत काफी सामान मिला है। इसी सामान की जांच से पुलिस को यूसुफ का सुराग मिला। यूसुफ कुलगाम का रहने वाला है, पहलगाम में काम करता था, संविदा टीचर था और पहलगाम में बच्चों को पढ़ाया करता था। दावा है कुछ दिन पहले ही आतंकियों के संपर्क में आया, फिर टीआरएफ लश्कर तैयबा के लिए काम करने लगा। पहलगाम में हमला करने आए आतंकियों की उसने मदद की थी। 3 आतंकी जब ढेर हुए थे तो उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसी पूछताछ के बाद यूसुफ को गिरफ्तार किया गया। यूसुफ से आतंकियों के मददगार, दूसरे मददगारों की जानकारी ली जा रही है और आतंकियों के मददगारों पर एक्शन में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। आतंकी खात्मे के साथ ही उसके साथी और उसकी मदद करने वालों की पहचान सुरक्षा बल कर रहे हैं। और आइए अब आपको लिए चलता हूं चुनाव की ओर। क्या हो रहा है चुनाव में? क्या शाहरुख दिलाएंगे एनडीए को मुस्लिम वोट? आपको बताऊंगा ये बात कहां से आ गई, लेकिन अब सवाल उससे पहले ये लड़ाई मुस्लिम वोटों की है। कोई कह रहा है शाहरुख खान को अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम वोट चाहिए। ओवैसी कह रहे हैं मुस्लिम वोट चाहिए तो महागठबंधन से हमारे साथ मिल जाओ। यानी इंडिया गठबंधन जो है असदुद्दीन ओवैसी को कुछ सीटें दे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी ताकत झोंक दी। अगली तस्वीर देखिए, असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में है, लगातार रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जोर आजमाइश कर रहे हैं। आज यहां से बहादुरगंज से पैगाम देंगे, छोड़ो अपना सेल फोन, लाइट जलाओ। तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। बिहार में चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को लेकर मारामारी तेज हो गई है। एक तरफ ओवैसी की नजर फिर सीमांचल पर लगी है। तेजस्वी से 6 सीटों की डिमांड भी कर डाली, लेकिन डिमांड कबूल नहीं होने पर गिरेबान तक आ पहुंचे। तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। वहीं बिहार चुनाव में शाहरुख खान की भी एंट्री हो गई है। नेशनल अवार्ड को बिहार चुनाव से कांग्रेस ने जोड़ दिया है। आपको अभी डर है कि बिहार में इसका कभी खामियाजा न भुगतना पड़े, इसलिए शाहरुख खान आपको ध्यान में। महागठबंधन ओवैसी के साथ प्रशांत किशोर की भी मुस्लिम वोटों पर नजर है। मायावती भी सीमांचल में टक्कर को और रोमांचक बनाने की तैयारी में है। अब आइए आपको बताऊं, ओवैसी और तेजस्वी आमने सामने हैं, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इशारा कर दिया है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं, ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। 6 सीटों की डिमांड के बाद ओवैसी की धमकी आई है। हमारी 6 सीटों की मांगों को कमजोरी मत समझो, यह हमारी कमजोरी की निशानी नहीं है।
तेजस्वी अगर हमारा प्रस्ताव कबूल नहीं करेंगे तो जो हाथ तुम्हारी तरफ दोस्ती के लिए बढ़ा है, कल यह हाथ तुम्हारे गिरेबां की धार से भी खेलेगा। तेजस्वी ने एमआईएम के ऑफर पर बयान दिया कि एमआईएम की चिट्ठी उन्हें नहीं मिली है। ओवैसी ने कहा यह चिट्ठी लालू को भेजी गई थी, बाद में तेजस्वी को भी पत्र लिखने का दावा किया। आरजेडी ने ओवैसी के ऑफर को खारिज कर दिया है। ओवैसी को 243 सीटों पर लड़ने की सलाह है। सचिन पायलट ने ओवैसी से गठबंधन के संकेत दिए। एनडीटीवी से ओवैसी से गठबंधन के सवाल पर पायलट बोले, हर वैसा दल जो एंटी एनडीए है और उनके खिलाफ लड़ रहा है उसके साथ गठबंधन कर सकते हैं। पायलट ने ओवैसी को एंटी एनडीए बताया। वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बातें करते हैं। अगर ऐसे सभी दल साथ आए तो गठबंधन मजबूत होगा। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। ओवैसी घूम रहे हैं अभी सीमांचल में, कहा कि हमको महागठबंधन में ले लो, 6 सीट दे दो। क्या महागठबंधन या कांग्रेस पार्टी इस पे कोई विचार करें? देखिए, जो लोग बिहार चुनाव की रणनीति बना रहे हैं वो चर्चा करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो भाजपा एनडीए के वास्तविकता में खिलाफ है, जो सरकार की वास्तविकता में मतलब जो सरकार को बदलना चाहते हैं और वो एंटी एनडीए फोर्सेस हैं, अगर कोई भी उसमें समर्थन करता है तो मुझे लगता है हम में से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। वैसे एंटी एनडीए फोर्सेस है, अब अगर हैं तो पता पड़ जाएगा, होना भी चाहिए। जो उनके मैं देखता हूँ वो हमेशा भाजपा के खिलाफ बात करते हैं और करना भी चाहिए, और सिद्धांत पर, नीति पर, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जितने भी दल, सहयोगी, पॉलिटिकल पार्टीज, संगठन हैं, मिलकर अगर एक ताकत बनते हैं तो सबका फायदा है उसमें। अब देखिए जरा, एक तरफ ओवैसी को आपने सुना, सचिन पायलट को आपने सुना। इस बार बिहार चुनाव में क्या मुस्लिम फैक्टर बढ़ा है? इसलिए देखिए, यह है कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं कि भाई जगताप का कहना है कि शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड बीजेपी ने इसलिए दिया क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह शाहरुख को जिस वक्त अवार्ड दिया गया, अवार्ड सेरेमनी की तस्वीर है। नेशनल अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया। अपनी सशक्त प्रस्तुति के लिए श्री शाहरुख खान चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आपको प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। अच्छा हो या बुरा हो, पुण्य हो या पाप हो, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। Shahrukh Khan, ladies and gentlemen, globally renowned actor and producer, delivers a powerhouse performance in Jawan, bringing to life a hero who battles not only enemies but also social boundaries. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री शाहरुख खान, हिंदी फिल्म जवान। तो कांग्रेस कह रही है कि शाहरुख को अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि बिहार में मुसलमानों के वोट चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में शाहरुख खान की एंट्री है। शाहरुख को नेशनल अवार्ड मिलने पर यह घमासान है। महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक ने बिहार चुनाव में इसे जोड़ा। कांग्रेस विधायक भाई जगताप ने बिहार चुनाव से प्रेरित बताया इसे। बिहार के सीमांचल और मुस्लिम इलाकों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। बीजेपी इसके लिए मुस्लिम चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी का कहना है, बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की तुच्छ राजनीति करार दिया। कांग्रेस पर पुरस्कारों के अपमान का आरोप लगाया। शाहरुख को मिले सम्मान को चुनावी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। शाहरुख को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। लंबे करियर में पहली बार शाहरुख ने नेशनल अवार्ड मिला है उनको। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं भाई जगताप। शाहरुख खान को देना चाहिए, कोई ये नहीं। अब आपने फिर 11 साल क्यों लिए भाई? क्यों बिहार के चुनाव ध्यान में आ गए क्या? और आपको अभी डर है कि बिहार में इसका कभी खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसलिए शाहरुख खान आपको ध्यान में। ये जो लोग जिनके दिमाग में सिर्फ वोट चढ़ा हुआ है, इससे आप वोट को रिझा नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के धर्म आधारित राजनीति नहीं करती। जो जिस लायक होता है वो उस जगह पहुंचता है। लेकिन कांग्रेस कब बाज आएगी इस ऐसी घटिया राजनीति करने के लिए? बीजेपी ने क्या सोच के दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको अगर दिया गया, राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है तो उनका हक है। ये पॉलिटिक्स तो बीजेपी हर चीज में करती है ना। इलेक्शन आते ही ये मोदी जी या बीजेपी हमेशा ऐसी काम करती है जिससे लोगों को बेवकूफ बना के आकर्षित किया जाए। शाहरुख खान बड़े अभिनेता है, पूरा जीवन कला के लिए समर्पित रहा है, डिजर्व करते थे, उन्हें वो सम्मान मिला है,
इसमें राजनीतिक तौर पर इस दृष्टि से देखना उनके साथ घोर अन्याय और अपमान है। अब देखिए इतने नाम और इतनी लड़ाई क्यों हो रही है बिहार में। बिहार में करीब 17% मुस्लिम वोटर हैं। 2020 चुनाव में महागठबंधन को 75% वोट मिले और ओवैसी की एमआईएम को करीब 17% वोट। इस वजह से कई सीटों पर महागठबंधन का खेल बिगड़ गया था। एमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2024 लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बदल गया। महागठबंधन को मुस्लिम वोटों का भरपूर समर्थन मिला। 24 में महागठबंधन को करीब 83% वोट मिले। बिहार की 47 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। सीमांचल की 24 सीटों पर मुस्लिम वोटर 40 से 70% के करीब है और इसी वजह से सीमांचल में कई दलों का फोकस ज्यादा है। ओवैसी भी सीमांचल के दौरे पर ही है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं, क्या बात है। कांग्रेस को अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। हर चीज धर्म और जात के ऊपर जो है पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है। नेशनल अवार्ड के ऊपर उनका क्वेश्चन जो है वो आज तक उन्हीं लोगों को मिला है जो डिजर्व करते हैं। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है कांग्रेसों के द्वारा ही की जाती है। कांग्रेस पार्टी ही मुस्लिम को हमले वादे करते हैं। शाहरुख खान को अगर अभी नेशनल अवार्ड मिला है तो इनसे पहले भी और भी ऐसे मुसलमान लोग हैं जिनको अवार्ड मिल चुका है और वो उनका अपना पर्सनल टैलेंट है जिसके कारण उनको एक अवार्ड मिला। अगर कांग्रेस कर रही है कि बिहार में मुसलमानों को प्रभावित करने के लिए यह पुरस्कार शाहरुख खान को दिया गया है तो मैं इसे अच्छी बात नहीं मानता हूं। ना ही तो शाहरुख खान का बिहार में घर है और ना ही शाहरुख खान का बिहार से वैसा कुछ विशेष लगाव रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो कल मैंने आपको बताया था कि लेह में बवाल हुआ है। तो लेह में हिंसा की किसकी साजिश है, अब सवाल ये लेह में विदेशी साजिश की जानकारी मिल रही है। सोर्सेस से तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेह की सड़कों पर जो हिंसा हुई उसकी तस्वीरें। क्या लेह में नेपाल दोहराने की साजिश थी या फिर बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की कोशिश थी? शायद हाँ। जांच एजेंसियों को इस बात के सबूत मिल रहे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को साजिश का सूत्रधार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो दुनिया के सामने शांति की बातें करते हैं लेकिन जमीन पर नेपाल की जनजी क्रांति की चर्चा करके युवाओं को उकसाते रहे। ले हिंसा के नेपाल कनेक्शन का शक तब और भी गहरा हो जाता है जब उपराज्यपाल कहते हैं कि हिंसा में जो लोग घायल हुए हैं उनमें कुछ लोग नेपाल के भी हैं। और आइए अब आपको बताऊं कि विदेशी कनेक्शन कैसे सामने आ रहा है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने 50 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। उपराज्यपाल बोले घायलों में कुछ लोग नेपाल के भी हैं। कांग्रेस के पार्षद स्टैंजिन सेपांग के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार माना है। वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। कल से कर्फ्यू लगाया है। फिलहाल हालात काबू में है। बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। आईटीबीपी, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए लगातार दूसरे दिन सभी सड़कें सील हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा बैठक भी ली है। लद्दाख के उपराज्यपाल एक्शन में है। अब आपको बताऊं वांगचुक पर भी एक्शन हो रहा है क्योंकि वांगचुक इस पूरे सीन में केंद्र में रहे हैं। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की तरफ उठी है शक की सुई इस पूरी हिंसा में। गृह मंत्रालय ने कहा सोनम वांगचुक ने भीड़ को उकसाया है। एमएचए ने कहा सोनम वांगचुक ने नेपाल के प्रदर्शन का जिक्र किया, साथ ही अरब स्प्रिंग शैली की बातें बताकर लोगों को गुमराह किया। लद्दाख के उपराज्यपाल बोले विदेशी ताकतों की बू आ रही है। लद्दाख के एलजी के मुताबिक वांगचुक ने बांग्लादेश का भी जिक्र किया है। सोनम वांगचुक को विदेशी फंडिंग की जांच हो रही है। एमएचए ने वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने वांगचुक के एनजीओ की जांच की और वांगचुक के एनजीओ के खिलाफ जल्द ईडी की जांच शुरू कर सकती है। एनजीओ पर विदेशी चंदे की सही जानकारी नहीं देने का आरोप है। वांगचुक की संस्था 3,35,000 रुपए को विदेशी दान दिखाया है, जबकि बाद में कहा है यह रकम पुरानी बस बेचकर मिली है।
सोनम वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा पर भी सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान भी गए थे सोनम वांगचुक, इस साल फरवरी में गए थे, वो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए थे। डॉन ग्रुप ने उस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था। एक वीडियो में वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हूं। वांगचुक बोले सरकार मुझे बलि का बकरा बना रही है। तो अब इस मामले में बाकायदा जांच की जा रही है और जल्द ही तस्वीर सामने होगी। आइए अब लाइफ का फंडा। जिंदगी में परेशानी हो या कोई चुनौती, कोई विद्यार्थी हो या आम नागरिक, सबके लिए आचार्य चाणक्य ने नीति के जरिए अहम फंडे दिए। चाणक्य नीति का एक श्लोक है, नात्यंतम सरलेन भाव्यम गत्वा पश्यवन स्थलीम। मतलब मनुष्य को बहुत सरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो पहले काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। इसी तरह बहुत सीधे और सरल लोग निशाना बनते हैं। उनकी सरलता को दुनिया मूर्खता समझ लेती है। उन्हें शांत समझकर लोग छल कपट करने लगते हैं और अक्सर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आचार्य चाणक्य ने अहम फंडा दिया। जिंदगी में लोगों को थोड़ा चतुर और थोड़ा चालाक भी होना चाहिए, ताकि वो बुरे लोगों के बीच भी सुरक्षित रह सकें और छल कपट का सामना कर सकें। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे जिंदगी में अपनाइए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।